सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ने का काम किया था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपने कक्ष में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रथम टॉपिक को पढ़ने का काम किया था, जिसका नाम क्या है आपका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस थ्योरी को हम लोगों ने समझने का काम किया और उससे संबंधित हम लोगों ने होमवर्क को भी बनाने का काम किया और अपने होमवर्क का हम लोगों ने सॉल्यूशन भी कर लिया। आज जो आपका यह क्लास है, ये किस सब्जेक्ट का क्लास है आपका? तो हिंदी पेडागोजी का क्लास है, हिंदी के शिक्षण शास्त्र का क्लास है। जब तक हम लोग उन तमाम संप्रदायों को समझने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक जाकर हमारा परिणाम बेहतरीन निकल कर नहीं आ पाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बात को समझिए। आप में से बहुत ऐसे मित्र होंगे जो क्लास में रेगुलर नहीं आते होंगे, लाइव क्लास में नहीं होंगे। अब इस क्लास का जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको कहाँ पे दिखेगा? तो जो आपका हिंदी का फोल्डर है, जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन पे व्यू पैकेज कीजिएगा, तो व्यू पैकेज में सबसे ऊपर आपका क्या आता है? इंट्रोडक्शन क्लास आता है। फिर आपका सीडीपी होगा। उसके बाद आपका सभी विषय में क्या लिखा हुआ रहेगा? हिंदी लिखा रहेगा। अब हिंदी के अंदर में आपका फोल्डर बना होगा हिंदी पेडागोजी का, वहीं पर आपके इस क्लास का रिकॉर्डिंग और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी शो होने का काम होगा। धीरे धीरे 8 दिन 10 दिन में आप लोग अपने अपने एप्लीकेशन को भी समझ जाइएगा कि किस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना है। अब हम लोग आते हैं अपने कक्ष की तरफ। आपके आज की क्लास का नाम ही क्या है? तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र। हिंदी का शिक्षण शास्त्र कहने का आपका आशय क्या हुआ? जरा सा आप समझाने का या अपने मन में आप सोचने का कार्य कीजिएगा कि शिक्षण शास्त्र होता क्या है। जरा सा अपने माइंड पे जोर डालने का काम करें कि शिक्षण शास्त्र होता क्या है। तो आप लोगों के माइंड में यह विचार आएगा कि शिक्षण शास्त्र कहने का आशय है कि किसी प्रकार के कार्य को जो हम करते हैं, अर्थात अपने विद्यालय प्रांगण में जब हम बच्चा को पढ़ाने जाएंगे, जब हम लोग बच्चा को पढ़ाने जाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, इसका जो हम अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो वही हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाएगा। अर्थात अपने शिक्षण शास्त्र में हम लोग क्या समझने का काम करते हैं? तो हम लोग अपने शिक्षण शास्त्र में सब कुछ डिस्कस होगा। अनवर राज जी, आप आज भी अपने बेसिक मैथ क्लास में अब्सेंट थी मैडम। मैंने कल भी आपको बोलने का काम किया था, और इस प्रकार से अगर आप रेगुलर अब्सेंट रहिएगा मैडम, तो फिर अपने सीटेट का रिजल्ट भूल जाइए। सिर्फ क्लास में जुड़ने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आइए, तो बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं कहने का आपका आशय हो गया कि जब हम लोग इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझने का कार्य करेंगे, तो तमाम संप्रदाय हमें कहीं ना कहीं मदद करने का काम करेगा। चाहे आपने अपने सीटेट में पेपर 1 आपको फिल करना हो, या फिर आपके सीटेट में आपका पेपर 2 फिल करना हो, दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं? हिंदी पढ़ने का काम करते हैं। और दोनों पेपर के अंदर में जो आपका हिंदी का सिलेबस है, चाहे आपका इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे आपके संस्कृत का सिलेबस है, उर्दू का सिलेबस है, वो दोनों पेपर के लिए भाषा का सिलेबस क्या है? एक समान है। परंतु किस आधार पे हमें रखना है, किस प्रकार से हमें फॉर्म भरने के समय इन तमाम चीजों को रखना है, ये बहुत ही आवश्यक है। जो हमारा भाषा का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिक लगाकर फॉर्म भरने के समय भी क्या करना पड़ेगा? तो अपना बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सभी पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और एक चीज सदैव ध्यान रखिए कि क्लास में अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, तो बाद में कम से कम उस क्लास का रिकॉर्डिंग अवश्य देखें, अन्यथा पढ़ाई आपका आगे जाता रहेगा और आपको समझने में परेशानी होती रहेगी। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखिए। अब आइए चलते हैं, हम लोग पहले सर्वप्रथम समझते हैं कि भाषा का रोल कैसे है, भाषा का क्या आपके एग्जाम में किस प्रकार का रोल प्ले है। ये समझना बहुत ज्यादा
आवश्यक है। अर्थात आप सभी, अगर आपका डिलेड हो रखा है या फिर अभी आप डिलेड कर रहे हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है, ओनली पेपर 1 पर ध्यान देना है। चाहे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया हो, फिर भी पहला मकसद में आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर 1 फिल करना है। अब अपने गार्जियन के कहने पे या किसी मित्र के कहने पे दोनों पेपर मत भरिएगा। अगर आपका डीलेड है तो आप पेपर 1 भरें, और जो हमारे बीएड वाले मित्र हैं जो पेपर 2 के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं, उनको तो ऐसे भी पेपर 1 भरने का ऑप्शन है नहीं, तो वो अपना पेपर 2 फिल करें। हमेशा एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित रखिएगा, तो परिणाम आएगा। ऐसा अपने मन में मत सोचिएगा कि एगो पेपर भरेंगे 1000 रुपया में और दोनों पेपर भर देंगे तो 1200 रुपया लगेगा, दोनों भर देते हैं। इस दोनों के चक्कर में क्या होता है, हमारे परिणाम पे इसका असर पड़ता है, और इस चीज को आपको अपने संज्ञान में रखने का काम करना है। आप में से कुछ बुद्धिजीवी मित्र होंगे, वह क्या सोचते होंगे, तो उनके मन में चल रहा होगा, अरे दोनों फॉर्म भर देते हैं आ खाली तैयारी करेंगे पेपर 1 का, आ जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, पास हुआ तो हुआ ना, कोई बात नहीं है। इस चक्कर में भी क्या होता है कि जब आप सुबह सुबह जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर 2 का एग्जाम अभी मॉर्निंग में होता है, तो इस पेपर में प्रेजेंट होने के लिए आपको 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, 2.5 घंटा अंदर में समय देना पड़ेगा, और फिर आपका 1 घंटा डिस्टर्ब होगा, अर्थात आप ओवरऑल 5 घंटा आपका संज्ञान क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर 1 को क्या कर देगा, तो प्रभावित कर देगा। इसीलिए एक दोस्त के भांति, एक मित्र के भांति मेरी बात को आप लोग समझिएगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन हो भी रखा है, तो भी पहला फोकस अपना सिर्फ पेपर 1 पे कीजिएगा। आपसे पहले आपके सीनियर या फिर आप स्वयं भी इन तमाम प्रकार की गलतियों को पहले से कर रहे हैं, और अगर आप आगे चलकर भी इस गलती को कीजिएगा, तो हो सकता है कि परिणाम से हम लोग क्या रह जाए, तो वंचित रह जाए। तो सिर्फ हमें अपने पेपर 1 पे क्या करना है, फोकस करने का काम करना है। या फिर आपका बीएड है तो सिर्फ अपने पेपर 2 पर फोकस कीजिए। अब यहां पर क्या होता है, तो सीटेट के एग्जाम में आपको क्या है, तो जो लैंग्वेज का सीन है, यहां पे आपको 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है। एक अपना कहलाता है लैंग्वेज 1 और एक अपना कहलाता है लैंग्वेज 2। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं 30-30 प्रश्न होते हैं। 30 नंबर का ये भी होता है और आपका 30 नंबर का ये भी होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भाषा का एग्जाम होता है, जो हमारा लैंग्वेज का एग्जाम होता है, तो 60 प्रश्न और कितने नंबर, तो 60 मार्क्स होते हैं। ये भाषा का हमारा खेल क्या है, तो 60 नंबर का खेल होता है। अगर हम लोग मेहनत करके 40 प्लस नंबर लाने का यहाँ पे क्या करें, प्रयास करें, कोशिश करें, तो हमारा सीटेट में 90 नंबर लाना क्या है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। हम लोग में गलती क्या होती है, फिर आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि हम ईवीएस तक जाते जाते 90 प्रश्न 85 प्रश्न पे जाते जाते क्या हो जाता है, हमारा टाइम समाप्त हो जाता है, और हम भाषा का पेपर में क्या करते हैं, तो तुक्का मार के चले आते हैं। 50 से 60 प्रश्नों में हम लोग सिर्फ तुक्का मारने का काम करते हैं, वो भी हमारा एक कारण बन जाता है परिणाम ना आने का। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। इसलिए मैंने कल रात ही आपके हिंदी वाले फोल्डर में क्या किया है, तो आपके हिंदी वाले फोल्डर के अंदर में मैंने गद्यांश और पद्यांश क्या कर दिया है, तो 5 सेट अपलोड कर दिया है। ये 5 सेट आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो आपका भाषा है, लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, दोनों में आपके कंप्रिहेंशन होते हैं। दोनों में आपका जो आपका लैंग्वेज 1 होगा उसमें एक कंप्रिहेंशन और एक आपका पोयम होगा। अब हम लोग इस चीज को जरा सा सोचने का काम कीजिएगा कि आपको लैंग्वेज में क्या चूज करना है। आपके क्लास में जो हमारे मैक्सिमम मित्र हैं, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, तो आपके क्लास में मैक्सिमम जो हमारे मित्र हैं, सो अपने लैंग्वेज 1 में क्या लेते हैं, तो हिंदी लेते हैं। लैंग्वेज 1 में क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। और जो हमारे लैंग्वेज 2 की बात करें, तो आपके क्लास में लैंग्वेज 2 में मैक्सिमम लोग या तो संस्कृत लेते हैं, नहीं तो उर्दू लेते हैं, नहीं तो क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश सबसे कम संख्या में है, परंतु ज्यादा संख्या क्या है, संस्कृत का है, उर्दू का है, और तब आपके इंग्लिश का है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का सिलेबस क्या है, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। अब यहाँ पर अगर आपने हिंदी ले रखा है, यहाँ पे संस्कृत ले रखा है, अब आपको देखना है कि आपको क्या आता है। ये सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है।
पढ़ाई में सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होता है, पेपर के साथ साथ हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। पेपर 2 बाद में भर सकते हैं, बिल्कुल आप पेपर 2 बाद में भर सकते हैं। देखिए, तो लैंग्वेज 1 का सिलेबस, लैंग्वेज 2 का सिलेबस, दोनों का सिलेबस क्या है, एक समान है। तो अगर आप मेरी राय मानकर चलें, तो अगर आपका लैंग्वेज 1 में तो हिंदी फिक्स है कि आपको हिंदी लेना है, अब लैंग्वेज 2 में जिनका उर्दू अच्छा होगा वह उर्दू लेंगे, जिनका संस्कृत अच्छा होगा वह संस्कृत लेंगे। परंतु लैंग्वेज 2 का जो भी आपका विषय है, चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या अन्य अन्य है, परंतु हमारे साथ यही 3 वाले कैटेगरी वाले मित्र जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको इंग्लिश रखना है कि संस्कृत रखना है कि उर्दू रखना है। ये चॉइस आपके ऊपर में है। और आपके इस क्लास में उर्दू अवेलेबल नहीं है, आपका इंग्लिश और संस्कृत ऑलरेडी आपका 26 क्लास, सारा कुछ, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल, सारा पीडीएफ आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो चीज आपको समझ में आए वही अपना आप लैंग्वेज 2 में क्या करें, तो चयन करने का काम करें। ये आपका पूर्ण रूप से अपलोड है और आपको जो इसमें समझ में आए उसी का आप चयन करें। अब आपके मन में होगा कि गौरव, जब दोनों का सिलेबस समान है तो इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, अंतर कहने का आपका आशय हो गया कि इसमें जो आपका अंतर है, तो जो आपका लैंग्वेज 1 होगा ना, उसमें एक आपका गद्यांश होगा और एक आपका पद्यांश होगा, अर्थात एक कंप्रिहेंशन होगा और एक आपका पोयम होगा। ये दोनों मिला के आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज 1 का अर्थ सिंपल सा हुआ कि इस भाषा पर क्या है, इस भाषा पर आपका पकड़ है, इस भाषा पे आपका पकड़ है, इसलिए आपके एग्जाम में पकड़ है, इसलिए आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, एक पद्यांश पूछता है, एक पोयम पूछता है। पोयम के अर्थ को समझते हुए आंसर देना पड़ता है। अर्थात जो हमारा लैंग्वेज 1 होता है उसका अर्थ हुआ कि उस पे हमारा कंट्रोल है, उस पे हमारा पकड़ है। अर्थात लैंग्वेज 1 में आपके एक गद्यांश और एक पद्यांश होंगे, दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन। 9-6 का रेशियो होगा, 8-7 का रेशियो होगा, 10-5 का रेशियो होगा, इस तरह से आपके 15 सवाल होते हैं। और जो आपका लैंग्वेज 2 होता है, यहाँ पर दोनों क्या होता है, गद्यांश ही होता है, दोनों क्या होता है, कंप्रीहेंशन ही होता है, और ये दोनों मिला के 15 सवाल होते हैं लैंग्वेज 2 के अंदर में। लैंग्वेज 2 में आपसे पोयम नहीं पूछेगा, बस यही एक छोटा सा आपका अंतर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण भी आप में से बहुत ऐसे मित्र हैं जो गलती करते हैं, और वह गलती क्या करते हैं, तो वह पूरा व्याकरण पढ़ने का प्रयास करते हैं। व्याकरण का सवाल आपके एग्जाम में मुश्किल से 3 से 4 सवाल बनते हैं। व्याकरण से आपके 3 से 4 सवाल होंगे, और वो भी 3 से 4 सवाल आपका उसी 15 गो के अंदर में होगा। जो आपका गद्यांश है, जो आपका पद्यांश है, उससे संबंधित ही आपका व्याकरण का सवाल होता है। और व्याकरण में कुछ आपके क्या हैं, टॉपिक हैं, जैसे कि इसके अंदर में उदाहरण स्वरूप आपका संधि हो गया, आपका समास हो गया, या फिर आपके शब्द हो गए, या फिर आपके अलंकार हो गए, या फिर आपके प्रत्यय हो गए। इस प्रकार से व्याकरण के कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपके गद्यांश से संबंधित ही होते हैं। तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा, व्याकरण का एक कंप्लीट पूरा मैंने क्लास, आपके 2 क्लास में पूरे व्याकरण और उसका एक कंप्लीट पीडीएफ आपके हिंदी वाले फोल्डर के अंदर में ऑलरेडी अपलोड है। उसे आपको अपने समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा क्या करना है, देखते रहना है। जो कि आपका व्याकरण का भी पूरा का पूरा काम क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है। उसे एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, और तब जब आप अपने आप पास सेट का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और ज्यादा वहां पे चीजें समझ में आएंगी। अर्थात सिंपल सा आपका आधार हो गया कि लैंग्वेज 1 में 15 सवाल में ही 3-4 गो व्याकरण होगा। तो अलग से बैठ के व्याकरण पढ़ने का काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पेपर 1 में। 61 नंबर तो 46 नंबर रहता है। नहीं, देखिए, माइंड डिस्टर्ब आप अपने मन से करते हैं। माइंड डिस्टर्ब किसी भी प्रकार के काम में नहीं होता है। कंटेंट लॉक लिख रहा है सर, अच्छा हम चेक करवा देंगे। कंटेंट लॉक लिख रहा है तो हम चेक करवा देंगे, चिंता न करें अहमद जी, मैं चेक करवा दूंगा। तो ये काम आपको क्या करना है, करना है। तो ये आपका हुआ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में छोटा सा जो आपका अंतर है, वो अंतर मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का काम किया।
अब इसका जो प्रारूप होता है, इसका जो प्रारूप होता है, अर्थात अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अभी हम लोग हिंदी देखने का काम कर रहे हैं, हिंदी का शिक्षण शास्त्र देखने का काम कर रहे हैं। इसमें कितने प्रश्न होते हैं, तो इसमें आपके 30 प्रश्न होते हैं, और यह 30 प्रश्न आपका 2 टुकड़ों में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट कहने का आपका आशय क्या हो गया, तो कंटेंट कहने का आशय हो गया वही आपका गद्यांश और आपका पद्यांश, ये दोनों मिला के कितने सवाल रहेंगे, तो 15 सवाल रहेंगे, और इसी में आपका व्याकरण का 3 से 4 सवाल रहता है। दूसरा जो इसका पार्ट हुआ, पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंटेंट। दूसरा जो इसका पार्ट हुआ उसी को हम लोग कहते हैं पैडागोजी। क्या बोलते हैं, पैडागोजी। और यही हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है, और यहाँ पर भी आपके 15 सवाल होते हैं। ये 15 सवाल बनाने में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी क्या करेगा, बहुत हद तक आपको मदद करने का काम करेगा। अभी हम लोग जब सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। और वही सेम सिलेबस आपका लैंग्वेज 2 का भी है। अगर मेरी बातों पे कभी शक हो तो सीटेट के वेबसाइट पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पेडागोजी जो है सो मुख्य खेल है, और ये मुख्य खेल हम लोग अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से भी करेंगे। परंतु इसमें कुछ ऐसे चीज हैं, ऐसे संप्रदाय हैं, जिसे हम लोग अपने हिंदी के शिक्षण शास्त्र में, जो भी टॉपिक हमारा छूटेगा उसे हम लोग अपने हिंदी के शिक्षण शास्त्र में भी क्या करेंगे, तो कवर करने का काम करेंगे। अर्थात अगर हम लोग बात करें हिंदी के शिक्षण शास्त्र के सिलेबस का, तो ये क्या है आपका शिक्षण शास्त्र के सिलेबस को मैंने थोड़ा सा तोड़ने का काम किया है, थोड़ा सा मैंने आपके लिए आसान बनाने का काम किया है। जैसे कि इसके अंदर में सबसे पहला शब्द क्या है, सीखना और अधिग्रहण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अधिगम और अर्जन के नाम से जानते हैं, अधिगम और अर्जन के नाम से जानते हैं। और यही अगर आपका अंग्रेजी में होता तो क्या कहलाता आपका, तो लर्निंग एंड एक्वाइजेशन कहलाता। क्या कहलाता आपका, तो लर्निंग एंड एक्वाइजेशन कहलाता। यहाँ पर रिप्लाई मिलने का उम्मीद मत रखे। जब क्लास आपका प्रारंभ है तो पहले क्लास को समझने का काम करे, बाद में मैं स्वयं पूछूंगा कि कोई डाउट है तो अपने मन के डाउट को पूछिएगा। अगर आपका लाइव क्लास में डाउट क्लियर नहीं हुआ अमर जी, तो मेरा नंबर सुबह 9 से 12 में भी ऑन रहता है, व्हाट्सएप भी ऑन रहता है। तो कृपया करके अपने क्लास को, अपने एप्लीकेशन के क्लास को यूट्यूब के प्रारूप पर लेकर मत जाएं, वरना सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने रिप्लाई के लिए या तो वेट करें, नहीं तो मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर ले मॉर्निंग 9 से 12 में। आइए, अधिगम और अर्जन क्या कहते हैं इसे, तो सीखना और अधिग्रहण को ही हम लोग अधिगम और अर्जन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत किसकी बात होती है, तो लर्निंग की बात होती है, इसके अंतर्गत एक्वाइजेशन की बात होती है, और जहां भी हम लोग मेहनत करने का काम करते हैं वही हमारा अधिगम कहलाता है। और जो चीज हमें एकदम नेचुरल ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा वह अर्जन कहलाता है। आगे बढ़िए, अगला है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुछ हम लोग प्रिंसिपल्स को देखने का काम करेंगे। जैसे कि भाषा क्या है, अपने आप में एक प्रकार का पैतृक संपत्ति नहीं है। क्या है, भाषा जो है हमारा पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे बाबूजी को भाषा पे पकड़ है और मेरा जन्म होगा तो हमको भी भाषा पे पकड़ हो जाएगा। भाषा अपने आप में क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा के अंतर्गत एक प्रकार का जो अर्जन की प्रक्रिया है सो हमारी जन्मजात होती है। ये सब अध्ययन हम लोग इसके अंदर में करेंगे। सुनने बोलने की भूमिका, अर्थात ये जो भूमिका की बात हो रही है इसी को हम लोग भाषा के अंदर में क्या बोलते हैं, तो लैंग्वेज स्किल बोलते हैं, भाषा कौशल बोलते हैं। कौशल कहने का आपका अर्थ हो गया, इसी को आसान शब्दों में हम लोग सुबोपाली के नाम से जानते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस नाम से हम लोग जानने का काम करते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाषा कौशल कहते हैं, लैंग्वेज स्किल कहते हैं। और हम सभी लोग अक्सर क्या करते हैं, तो हम सभी लोग जैसे कि अभी आपके क्लास में सुनीता जी हैं, उनका क्या कहना है, पेडागोजी ही समझ नहीं आता है। आज मैंने शुरुआत किया, प्रारंभ किया, और आपको आज से पहले क्या आता है नहीं आता है डजंट मैटर। आज आपने अपने जीवन में पहला प्रारंभ किया, पहला आपने शुभ आरंभ किया हिंदी के शिक्षण शास्त्र का। और अगर आज ही आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे हिंदी पेडागोजी समझ में नहीं आता है, तो पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा सुनीता जी, आपको समझ में नहीं आएगा। आज आपका पहला प्रारंभ है,
पहली आपकी शुरुआत है। और आज ही आप सभी के मन में अगर नकारात्मक विचारधारा बैठा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आता है, तो संपूर्ण क्लास समाप्त हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी हमने शुरुआत किया है, 0 पॉइंट समथिंग % हमने सुना है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो हमको समझ में आता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सदैव हम एक सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम सभी लोग अक्सर क्या करते हैं, तो क्लास में संप्रदायों को समझने से ज्यादा अपने प्रॉब्लम को बोलने का काम करते हैं। हमारा ये नहीं होता है, हमारा वो नहीं होता है, हमको पैसा नहीं, हमको ये नहीं, हमको वो नहीं, हमको वो नहीं है। इस प्रकार से बोलने से क्या हमारा दुख और दर्द दूर हो जाएगा? नहीं होगा। हमें उसका इलाज करना है। अगर मेरे पैर में चोट लगा है, अरे चोट लग गया, चोट लग गया, क्या करे नहीं करे, बस बैठ के हम सोचने का काम करेंगे तो मेरा दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। हमें जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा, तब ना हमारे बीमारी का इलाज होगा। उसी प्रकार से जो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है उसमें हमें और पागल की तरह लगना पड़ेगा। जहां पे हम 1% मेहनत कर रहे हैं वहां पे हमें 10% मेहनत करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और अगर हम मेहनत के लिए तैयार नहीं है तो हमें फिर पढ़ने का कोई हक नहीं है। आराम से डीलिट का डिग्री कंप्लीट है, घर में बैठिए, खाना पीना बनाइए, बच्चा को खिलाइए, आगे यही काम करना है। सिंपल सा आपका लॉजिक है। समझने के लिए हमें लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और वही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और जब हम अपने विषय वस्तु में इस चीज को पढ़ रहे हैं कि लर्निंग करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, और जब वह मेहनत हम स्वयं यहां पर नहीं करेंगे तो भाई हमारे पास में लर्निंग आएगा? नहीं आएगा। अगर चीजें इतना आसान होता, अगर शिक्षण शास्त्र इतना आसान होता तो इतने लाखों लोगों में मात्र 1 लाख लोग थोड़ी ना पास करते। उसके लिए हमें लगना पड़ेगा, उसके लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपके क्लास की संख्या लगभग 300 के आसपास में है, परंतु क्लास में मौजूद मात्र 192 लोग हैं। बाद बाकी लोग जो अभी अब्सेंट हैं, घर में या किसी काम में फंसे होंगे, उनको कहां से समझ में आएगा? बाद में रिकॉर्डिंग कोई नहीं देख पाता, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अर्थात जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें तमाम संप्रदाय समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुनने और बोलने की भूमिका। यहाँ पे सिर्फ भूमिका लिखा है, परंतु हमने यहाँ पे कौशल शब्द का उपयोग किया। अब इस कौशल के अंदर में हम लोग सुबोपाली के बारे में पढ़ेंगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना के बारे में पढ़ेंगे। वहां से 2 प्रकार का संप्रदाय निकलेगा, जिसको हम लोग अधिग्रहणात्मक भी बोलते हैं, उसके बाद आपका अभिव्यक्तात्मक भी बोलते हैं, ग्रहणात्मक कौशल भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार के कौशल से निकलेंगे, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे यहीं पर। भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, अर्थात जो हमारा कौशल है उसका किस प्रकार से उपयोग करते हुए हम लोग भाषा को सीखने का कार्य करते हैं, वो अधिगम करने का कार्य हमें यहाँ पे करना है। आगे है आपको विचारों को संप्रेषित। संप्रेषित का मतलब क्या हुआ? बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। कि संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण के भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य मौखिक और लिखित रूप से। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या हुआ? जब कहीं हम कमेंट्स करते हैं, किसी प्रकार के विचार को प्रस्तुत करने का काम करते हैं, क्रिटिकल चीज हो गया, उसी को हम लोग आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। वो किस प्रकार से हमारे लिए क्या होगा? तो उपयोगी होगा। अर्थात जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाषा अपने आप में एक प्रकार का लिखित साधन है। भाषा अपने आप में एक प्रकार लिखित साधन है। उसके अलावा भाषा क्या है? तो एक प्रकार से मौखिक भी है, और अपना एक क्या होता है? तो सांकेतिक भी होता है। क्या होता है? लिखित होता है, मौखिक होता है, और अपना क्या होता है? तो सांकेतिक होता है। ये 2 प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है? तो पढ़ने का काम किया। भाषा अपने आप में क्या है? तो भाषा अपने आप में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मौखिक। मौखिक हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? लिखित हो गया, और आपका क्या हो गया? सांकेतिक हो गया। इसी भाषा के स्वरूप का उपयोग करने के लिए, अर्थात लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, या संकेत के माध्यम से, अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है या फिर बालक का उम्र कम है तो वह संकेतों के माध्यम से क्या करता है? तो कम्युनिकेट करने का काम करता है। उसके बारे में हमें क्या करना है? तो अध्ययन करने का काम करना है। विविध कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। कहने का आपका
आशय हो गया कि एक कक्षा कक्ष के अंदर में, एक प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक या शिक्षिका अपने कक्षा कक्ष में बहुभाषा का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, त्रिभाषा का सूत्र कैसे करेंगे, त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे, कैसे हमारे कक्षा कक्ष में हम लोग मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ लेकर आएंगे, बच्चे जो त्रुटियां करते हैं या फिर जो उनके अधिगम विकार होते हैं, पढ़ने में समस्या हो रहा है डिसलेक्सिया होगा, लिखने में समस्या हो रहा है डिस्ग्राफिया होगा, गणना में है डिस्कैलकुलिया होगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने के यहाँ पे क्या करेंगे, तो कार्य करेंगे। अगला है आपका भाषा की समझ और प्रवीणता। प्रवीणता का मतलब क्या हुआ? प्रवीणता का मतलब होता है किसी चीज में हम कितने दक्ष हो गए, कितना अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उपयोग करने का काम कर रहे हैं। किसका? तो अपने भाषा कौशल का, सुबोपाली का। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री, ये क्या है हमारा? टीएलएम है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, बहुभाषिकता हो गया, बहुमीडिया सामग्री हो गई, भाषा कौशल कक्षा अर्थात फिर से आपका वही सुबोपाली, और लास्ट में है आपका उपचारात्मक शिक्षण। अब यहां पर देखिए जितने भी प्रकार के आप यहां पे सिलेबस को देख रहे हैं, इन तमाम सिलेबस में से अधिगम और अर्जन हमारे हिंदी के अंदर में हम लोग पढ़ लेंगे, भाषा शिक्षण का सिद्धांत पढ़ लेंगे, भाषा कौशल को पढ़ लेंगे, बाद बाकी इसके आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका किस प्रकार से उपयोग करना है, संप्रेषण कैसे होगा, बहुभाषिकता किस प्रकार से होगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, डायग्नोसिस किस प्रकार से करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगा, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है। इसके अलावा आपके हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंदर में कुछ आपके मनोवैज्ञानिक अर्थात आपके भाषाविद हैं जिनका नाम क्या है, तो नॉम चॉम्स्की है, स्टेफन क्रैसन है, फिर जीन पियाजे का संदर्भ है, यहाँ पे लेव वाइगोस्की का है, बीएफ स्किनर का है। इन सभी के बारे में हम लोग कहां पे पढ़ लेंगे, तो वही जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जहां पे मैं आपको ऑल पेडागोजी डिस्कस करूंगा, वहीं पे मैं आपके नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत को, वहीं पे मैं स्टीफन क्रैसन के सिद्धांत को, वहीं पे मैं आपके जीन पियाजे को, लेव वाइगोस्की को, बीएफ स्किनर को हम लोग क्या कर लेंगे, वहीं पे पढ़ लेंगे। अर्थात अपने ऑल पेडागोजी में ही हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री को पढ़ लेंगे, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये जो कुछ हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि कॉमन टॉपिक है, हर एक विषय में है, तो उसके लिए अलग से हिंदी के अंदर में उस चीज को डालना, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन चीजों को हम लोग वहीं पे समाहित करके क्या करेंगे, तो पढ़ने का काम करेंगे। तो ये है आपके हिंदी के शिक्षण शास्त्र का क्या है, स्वरूप है। ये क्या है आपका, तो हिंदी के शिक्षण शास्त्र का अपना एक प्रकार का विचारधारा है। और इसी जब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहला हमारा बात निकल कर क्या आता है, तो सबसे पहला बात हमारा निकल कर आता है भाषा शिक्षण। क्या निकल कर आता है, भाषा शिक्षण, अर्थात लैंग्वेज टीचिंग इसे हम लोग कहते हैं। भाषा शिक्षण कि भाषा का आप किस प्रकार से बच्चों के अंदर में सिखाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम जरा सा आप लोग सोचने का काम करें कि भाई भाषा शिक्षण है तो इसकी आवश्यकता क्या है, आखिर हम बच्चे को हिंदी क्यों पढ़ाएंगे, इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, यह आपको क्या करना है, सोचने का काम करना है कि आखिर प्राथमिक स्तर पे आर्थिक एक विद्यालय प्रांगण के अंदर में ऐसा क्या आवश्यकता है जिसके लिए हम लोग बच्चों को भाषा अर्थात हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं, इंग्लिश पढ़ाने का काम करते हैं। इसके ऊपर में जरा सा आप सोचिए तो आपके मन में विचार क्या आएगा कि भाषा अपने आप में एक प्रकार का ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो अपने विचारों को कहीं पे व्यक्त करने का कार्य करते हैं। भाषा अपने आप में क्या है, तो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का साधन होता है। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करने का अपने आप में एक प्रकार का माध्यम, वह माध्यम क्या होता है हमारा, तो भाषा होता है, जिसे हम लोग अलग अलग प्रकार से अर्थात सर्वप्रथम हम लोग बोलकर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति बोलते हैं, या फिर अपने विचारों को हम लोग लिखकर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो लिखित अभिव्यक्ति बोलेंगे, या फिर संकेत के माध्यम से हम लोग क्या बोलेंगे। आज ना आप बिल्कुल अर्थात बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, गजब लग रहे हैं, ऐसा मैंने आपको संकेत देने का काम किया, ये हमारा क्या कहला जाएगा, तो सांकेतिक कहला जाएगा। अर्थात शुरुआती दौर में
अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पियाजे साहब के थ्योरी के अनुसार जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे संवेदी गामक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। अब एक बालक को लेज बोलने नहीं आ रहा है, परंतु वह दुकान पे जाएगा और अगर उसने लेज का फोटो देख रखा है या फिर फेविक्विक उसको चाहिए और उसका वो फोटो देख रखा है, उसको बोलने नहीं आ रहा है, तो उस पर वह क्या करेगा, उंगली रखने का काम करेगा, क्योंकि उसने उसके पिक्चर को पहचाना, संकेत देने का काम किया। अर्थात ये भी हमारे अभिव्यक्ति का क्या है, एक प्रकार का साधन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक बोलते हैं। और इन 3 प्रकार के साधनों के द्वारा हम लोग या तो अपने विचारों को क्या करते हैं, तो अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, या फिर इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो संप्रेषण करने का काम करते हैं। संप्रेषण कहने का आपका अर्थ क्या हो गया, तो बातचीत करने का काम करते हैं। किसके माध्यम से, तो मौखिक, लिखित या सांकेतिक, इन 3 प्रकार के विचारधाराओं के माध्यम से हम लोग संप्रेषण अर्थात बातचीत करने का काम करते हैं, या फिर अपने विचारों को कहीं पर व्यक्त करने का काम करते हैं, या यूं कहें अपने वास्तविक जीवन में अपने विभिन्न प्रकार के समस्याओं को किसी के सामने व्यक्त करने के लिए या फिर उसका समाधान प्राप्त करने को, उसको समझने के लिए हमारे पास में किसका होना आवश्यक है, तो हमारे पास में भाषा का होना आवश्यक है। और यही कारण है जो हमें मनुष्य को पेड़ पौधे या पशु पक्षी से क्या करता है, अलग बनाने का काम करता है। आपके डीलेट के प्रथम वर्ष में क्या है, तो आपके डीलेट के प्रथम वर्ष में एक आपको टॉपिक भी पढ़ना है कि मानव भाषा और पेड़ पौधे के भाषा में क्या अंतर है। यह टॉपिक भी आपको पढ़ने का काम करना है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है पल्लवी कुमारी जी, बस पढ़ने का काम करे। गुस्सा वगैरह आए तो क्लास से हट के अपने घर में ठंडा पानी पीने का काम करे। आप अपने घर में नहीं, आप अपने कक्ष में है, तो गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्सा को मन ही मन पी जाने का काम करे, परंतु क्लास में सिर्फ पढ़ने का काम करे। भाषा अपने आप में अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, इसी को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। अपने मन का विचार को किसी के सामने में व्यक्त करना ही लिखित कहला, लिखित, मौखिक या सांकेतिक। वेरी गुड निराशा देवी जी, बहुत बढ़िया। मुंतेजर अंसारी, अपने विचार को एक दूसरे को बोलकर सुनकर एलिब्रेट करने का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुंतेजर अंसारी जी, बहुत बढ़िया। देखिए सदैव आप लोगों को क्या करना है, तो एक सक्रिय वातावरण का निर्माण करना है। और सक्रिय वातावरण का निर्माण कैसे होता है, तो जब मैं और आप दोनों लोग आपस में मिलकर अपने विचारों को शेयर करते हैं। आपके चैट बॉक्स में आपके द्वारा बताए गए लाइंस में क्या होनी चाहिए, तो शिक्षण शास्त्र की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 लाइन बताया, 3 लाइन आप अपने मन से अपने चैट बॉक्स में लिखे। दैट्स कॉल्ड, वह हमारा सक्रिय क्लास कहलाएगा। और उसी प्रकार के क्लास के प्रारूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं, समग्र वातावरण के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप में क्या होता है, तो एक प्रकार का सकारात्मक वातावरण निर्माण करने का काम करता है। अर्थात मेरे मन में आया, हम बोल दिए कि हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब यह लाइन क्या है, आपके क्लास के गरिमा को डिस्टर्ब करने वाली लाइन है, परंतु वहीं पे आप लोगों ने बताया कि भाषा अपने आप में अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा के माध्यम से, अर्थात मौखिक, लिखित या सांकेतिक, ये क्या है, तो अलग अलग प्रकार के माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके ऊपर में आप लोगों ने 2-4 लाइन अपने चैट बॉक्स में लिखा, वह हमारा सकारात्मक वातावरण कहलाएगा कि मैं भी यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहा हूं और मेरे साथ आप भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड, उसी को हम लोग रिच इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, उसी को हम लोग सक्रिय वातावरण भी कहते हैं। और उसके माध्यम से हमारे शिक्षा शैली क्या होती है, तो समुन्नत होने का काम होता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारा कोई राष्ट्रभाषा है, अगर आपके एग्जाम में कुछ आ जाए राष्ट्रभाषा हमारा कुछ है, तो हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं होता है। हम सभी का क्या है, तो राजभाषा होता है। और अपने बिहार में क्या है राजभाषा, तो हिंदी है।
इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, तो ध्यान रखने का कार्य कीजिएगा। इसको क्या करना है आपको, तो ध्यान रखने का कार्य करना है। इसी के अंतर्गत अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि भाषा शिक्षण की आवश्यकताओं को, तो हमने समझा कि भाई भाषा शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के समस्या का समाधान पाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब इसी के ऊपर में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने विचारधारा भी दिया है, एवं इसके आवश्यकता के पीछे में कुछ कारण भी है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई विषय वस्तु को पढ़ने का काम कर रहे हैं, और जब तक हमें पढ़ने नहीं आएगा, जब तक हमें वर्ण का परिचय करने नहीं आएगा, तो क्या हम उस विषय वस्तु को पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमें कोई विषय वस्तु पढ़ना है और उस विषय वस्तु का हमें वर्ण का परिचय नहीं है, वर्णमाला नहीं आ रहा है, तो क्या हम कोई शब्द पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अर्थात अपने पास में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, अर्थात अपने ज्ञानात्मक कारण के लिए भी क्या होता है, तो हमारे भाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहला क्या हो गया अपना, तो ज्ञानात्मक कारण हो गया, जहां पे हम लोग नॉलेज प्राप्त करने के लिए भाषा का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, तो सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बोलिए या सृजनशील बोलिए, इसका मतलब क्या होता है, तो नवीन कार्य करना। इसका मतलब क्या होता है, नवीन कार्य करना। अब आपके मन में आएगा कि गौरव इसमें भाषा का क्या जरूरत है। तो जब हम लोग अपने मन से बैठ के और मन ही मन क्या करते हैं, विचार करना प्रारंभ करते हैं, मन में ही चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, जिसे हम लोग अपने शिक्षण शास्त्र के भाषा में परिकल्पना के नाम से जानते हैं, एज्यूम करना कहते हैं, परिकल्पना या कल्पनाशील कार्य करना कहते हैं। मन ही मन बैठे हुए हैं कि ऐसा ना होता ना कि इस कॉर्नर पे इस प्रकार से नहीं करके ना यहाँ पे इस प्रकार से करते तो ऐसे होता, तो ऐसे होता, ये होता। अर्थात अपने मन में क्या कर रहे हैं, विचार करने का हम लोग काम कर रहे हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, परिकल्पना कहलाना हो जाएगा। ठीक, वो अपना क्या होगा, परिकल्पना, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में अमूर्त चिंतन भी कह सकते हैं। और इसके लिए भी क्या होती है, तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए भी क्या होता है, तो भाषा का आवश्यकता पड़ता है। राइट, आगे बढ़िए। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, तो तीसरा इसके अंतर्गत में हमारा कारण क्या हो सकता है, ज्ञानात्मक हो गया। या फिर मान लीजिए आपने कभी किसी से बातचीत किया होगा, अरे वाह कितना बेहतरीन तरीके से बोल रहा है। अर्थात किसी भी कार्य को करने में हम लोग अपने स्किल्स का उपयोग करते हैं, और ये हमारे भाषा का तीसरा आवश्यकता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो कौशलात्मक कारण। क्या बोलेंगे, कौशलात्मक कारण। अर्थात कौशल्स का मतलब क्या हो गया, स्किल हो गया। हम लोग यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं, तो ये हम लोग लिख रहे हैं हिंदी शिक्षण की या भाषा शिक्षण की आवश्यकता। क्या लिख रहे हैं, भाषा शिक्षण की आवश्यकता या फिर उसके कारण को हम लोग जानने का कार्य कर रहे हैं। हिंदी शिक्षण की आवश्यकता या उसके कारण के बारे में हम लोग जानने का काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो कौशलात्मक कारण हो जाएगा, जहां पे हम लोग अपने स्किल्स वगैरह के लिए क्या करते हैं, तो अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। किसी प्रकार के समस्या का समाधान करने के लिए या फिर आपस में बातचीत करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सुबोपाली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो सुबोपाली का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अंग्रेजी में LSRW यह कहलाता है। यह हमारा क्या हो गया, कौशलात्मक कारण हो गया। और अगर हम लोग बात करेंगे चौथे कारण का, तो चौथा कारण हमारा क्या हो सकता है, तो मनोवैज्ञानिक कारण। क्या हो सकता है, तो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत हमें किनके बारे में अध्ययन करना है, तो मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है सर्वप्रथम किसके बारे में, तो नॉम चॉम्स्की के बारे में। नॉम चॉम्स्की साहब ने क्या कहा है, अभी बस सुनने का काम कीजिए। हो सकता है कि अभी आपको शुरुआती दौर में बहुत प्रकार के ऐसे संप्रत्यय होंगे, बहुत ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने 100% सिलेबस को नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने चिंतन के प्रकार को नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है, जीन पियाजे के बारे में नहीं जानते हैं, लेव वाइगोस्की के बारे में नहीं जानते हैं, स्टीफन क्रेसन के बारे में नहीं जानते हैं। तो अभी थोड़ा सा समस्या होगा।
परंतु वही मनोवैज्ञानिक, वही साइकोलॉजिस्ट ने बताया है भाषा शिक्षण की आवश्यकता। अर्थात नोम चॉम्स्की साहब ने क्या कहा है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है, LAD, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके माध्यम से वो चीजों को अर्जित करना प्रारंभ करता है और अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को, जैसे कि मम्मा भूख लगा है, मम्मा मैं 2 रोटी खाऊंगा, इस प्रकार से वह बातों को करना प्रारंभ करता है। किसके द्वारा? तो नोम चॉम्स्की के द्वारा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात होती है जीन पियाजे साहब का। जीन पियाजे साहब ने बताया है कि बच्चे जो शुरुआती दौर में अपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, तो संकेत का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। उनकी विचारधारा क्या होती है? अहम केंद्रित होती है। राइट, बच्चे किसी बात पे अगर जिद पे अड़ जाते हैं, उसी को हम लोग आत्म केंद्रियता के नाम से जानते हैं। जब हम लोग अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर में ये तमाम थ्योरीज पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, और जो हमारे पुराने मित्र होंगे उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अपने भावना को किसी के अंदर प्रस्तुत करने में भाषा का जरूरत होता है। सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जन्मात्मक कारण क्या होता है? जनात्मक कारण, जनात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक लिखा है। ज्ञानात्मक कारण का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपको कोई नोट्स पढ़ना है। अब नोट्स में मैं इस प्रकार से आपको लिख के दे देता, अब इसका क्या अर्थ है कि आपको पता है मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे सिंपल सा इस प्रकार से आपको लिखने का काम कर दिया। अब इस भाषा को अगर आप पल्लवी कुमारी जी नहीं जानिएगा तो क्या इसके अर्थ को आप जान पाइएगा? नहीं जान पाइएगा। तो इस भाषा को पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा है? तो हमने वर्णमाला पढ़ा है, और वर्णमाला के आधार पे हम लोग किसी भी प्रकार के शब्द का अध्ययन करते हैं, शब्द को पढ़ने का काम करते हैं, तब ना हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? तो ज्ञानात्मक कारण बोला गया है। और अगला क्या हो गया? जीन पियाजे। इसी में एक आपके और मनोवैज्ञानिक हैं, लेव वाइगोस्की साहब हो गए, फिर स्टीफन कैसन हो गए। इन्होंने क्या किया है? अपने अपने विचारधारा को प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के संप्रदायों को समझने का काम करते हैं। अब ये तमाम कारण के बाद अब इसकी बात होती है किसकी? तो शुरुआत की, कि सबसे पहले भाषा का शुरुआत कैसे होगा। तो सर्वप्रथम आप लोग जरा सा सोचने का काम करेंगे। एक छोटा सा बालक है, बालक का जन्म कहाँ होता है? तो बालक जन्म के बाद अपने घर परिवार में आता है, अर्थात घर जिसे हम लोग आवास बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग परिवार का भी नाम बोल सकते। सर्वप्रथम एक बालक का जन्म के बाद वो कहाँ आएगा? तो अपने घर में आएगा, अपने परिवार में आएगा। शुरुआती दौर में एक बच्चा अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को सुनने का कार्य करता है। शुरुआती दौर में एक बालक अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के बातों को, जैसे कि आपके भी घर में कोई बच्चा होगा, आप जाते होइएगा, बुआ बुआ बुआ, मामा बोलो मामा, चाचा बोलो चाचा, छोटे पापा, पापा बोलो पापा, मम्मी बोलो मम्मी, इस प्रकार से आप लोग बच्चे के साथ में खेलने का कार्य करते होइएगा। तो आपके जो नोम चॉम्स्की साहब हैं वह कहते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो जन्म के साथ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जन्मजात क्षमता बोलते हैं। क्योंकि बच्चा अपने जन्म के साथ इस डिवाइस के साथ जन्म होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या कहते हैं? तो भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ बालक का क्या होता है? जन्म होता है, और एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से वह अपने आसपास के भाषा को क्या करता है? तो अर्जित करना प्रारंभ करता है। क्या करता है? अर्जित करता है। कि अर्जित का मतलब क्या हुआ? जहां पे कोई मेहनत ना करना पड़े, स्वतः उस चीज को हम लोग प्राप्त कर ले। कोई आपको सिखाया है कि बउआ रे भूख लगेगा तो बोलना कि हमको भूख लगा हुआ है? आइए ना ऊपर ऊपर में। कोई बोले आपको सिखाया है कि बउआ रे भूख लगे तो बोलना कि हमको भूख लगा हुआ है, या फिर बाबू रे हमको खाना खाना है? इस प्रकार के विचारों को कोई आपको सिखाने का काम किया है? हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग स्वतः चीजों को सीखने का कार्य कर लेते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? तो भाषा अर्जन का प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात भाषा अर्जन के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं?
भाषा अर्जन के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, तो स्वतः जो चीजों को हम लोग अपने आसपास में देखते हैं उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करने का काम करते हैं। जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं करना पड़ता है, बिना मेहनत का हम लोग उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाइजेशन। उसी को क्या कहते हैं, तो एक्वाइजेशन कहने के नाम से जानते हैं। अर्जित करना कहलाता है, अर्जन कहलाता है। समाज में बच्चे सीखते हैं, वेरी गुड। और बच्चा का सर्वप्रथम समाज कौन होता है, परिवार होता है। बच्चा के समाजीकरण का सबसे प्रथम एजेंसी कौन होता है, तो परिवार होता है, फैमिली होता है। प से प्राथमिक, प से हमारा परिवार, अर्थात सर्वप्रथम बालक क्या करता है, अपने परिवार से चीजों को एक्वायर करता है। और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, तो अर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। और अर्जन का क्षमता क्या होता है, तो अर्जन अपने आप में जन्मजात होता है। क्या होता है, तो अर्जन अपने आप में एक प्रकार का जन्मजात प्रक्रिया होता है, जो कि सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से बच्चे क्या करते हैं, एक्वायर करना प्रारंभ कर देते हैं। भाषा अर्जन मुख्य रूप से क्या होता है, तो अपने मातृभाषा, मातृभाषा जो हम लोग का घरेलू भाषा है उसी को हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। कभी कभी आपको फंसाने के लिए यह आंचलिक भाषा के रूप में आ जाएगा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आ जाएगा। और ये एक प्रकार से हमारा क्या होता है, तो बोली होता है। अर्जित करना है जो कि घर में, वेरी गुड। ये क्या है अपने आप में, तो एक प्रकार का बोली है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंचलिक भाषा के भी नाम से हम लोग जानने का कार्य करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। 1 मिनट आप लोग इंतजार कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा चीखने चिल्लाने में प्यास लग जाता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप लोग क्या करें, बताने का काम करें। सलोनी यादव, अब पढ़ने में मन लग रहा है, अपने माइंड को अस्थिर करके पढ़ने का काम करें। वेरी गुड सलोनी यादव जी, खुद से सीखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। अब क्या हो गया, जन्मजात हो गया, मातृभाषा हो गया, आंचलिक भाषा हो गया। ये क्या है अपने आप में, तो एक प्रकार का अचेतन प्रक्रिया होता है। क्या होता है, तो अचेतन प्रक्रिया होता है, जहां पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग अपने घर में किसी प्रकार के बात पे ध्यान नहीं देते हैं, स्वतः उस चीज को सीखने का काम कर लेते हैं। अचेतन प्रक्रिया होता है। चलिए, ये क्या हो गया, हमारा अर्जन का प्रक्रिया हो गया। इसी में एक शब्द हमारा आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अब बालक जो है उसका उम्र क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वो अपने घर से कहाँ चला गया, तो अपने वह घर से विद्यालय चला गया। कहाँ चला गया, विद्यालय। अर्थात शुरुआती दौर में जब भी कोई बालक विद्यालय प्रांगण आता है तो उसके पास में क्या आता है, उसके साथ में उसका मातृभाषा आता है। और जो उसकी अवस्था होती है, जो उसका उम्र होता है, उसके अनुरूप उसका क्या आता है, तो अनुभव आता है। और उसी अनुभव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समस्या समाधान कौशल के नाम से जानते हैं। समस्या समाधान कौशल के नाम से जानते हैं। ये सारे चीजें जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने का काम कर रहा हूं, ये सारा चीज जो मैं आपको अभी समझाने का काम कर रहा हूं, कौशलात्मक कारण क्या होगा। स्वीटी कुमारी जी, कौशलात्मक, देखिए इस आत्मक वाले शब्द को समझिए। कौशलात्मक लिखा था ना, यही शब्द आपका लिखा हुआ है। इस चीज को आप तोड़ दीजिए। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल कहलाएगा। कौशल अंग्रेजी में से कहते हैं क्या, स्किल्स कहते हैं। और ये कौशल्स क्या होता है हमारा, तो सुबोपाली होता है। अब कोई रेकार करके बात कर रहा है, कोई आप करके बात कर रहा है, सभी का अपना अपना क्या है, बात करने का तरीका होता है। अर्थात जब हम लोग अध्ययन करते हैं, अधिगम करते हैं, भाषा को सीखने का काम करते हैं, तो वहां से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान के आधार पे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब क्या हुआ, उसका उपयोग करना। और वही भाषा शिक्षण का क्या कहलाता है, तो कौशलात्मक कारण कहलाता है कि हम किस प्रकार से भाषा का
उपयोग कर रहे हैं। हम जिस प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार का हम अधिगम करेंगे, उसी तरह से हमारा क्या होगा, रहन सहन होगा, बोलने का तरीका होगा, वही हमारा कौशलात्मक कारण कहलाएगा। और जब विद्यालय प्रांगण में बालक जाएगा तो क्या करना प्रारंभ करेगा, तो अधिगम करना प्रारंभ करेगा, लर्निंग करना प्रारंभ करेगा। जहां पे बालक को क्या करना पड़ता है, तो मेहनत करना पड़ता है, वो भी किसके साथ, तो चेतना के साथ। हमारा अर्जन क्या था, हमारा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है और हमारा अधिगम क्या है, चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रक्रिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने अर्जन पढ़ा और अर्जन में हमने क्या पढ़ा कि एक प्रकार का अचेतन प्रक्रिया होता है, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अगर हम लोग बात करेंगे अधिगम का, तो अधिगम हमारा क्या होता है, अधिगम हमारा कॉन्शियस प्रोसेस है, चेतनाशील होना पड़ेगा, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अचेतन परिवार चेतन विद्यालय, वेरी गुड नीरू जी। रचनात्मक भी होगा क्या सर, देखिए रचनात्मक आपका नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मक क्या है, रचनात्मक अपने आप में एक प्रकार की एक्टिविटीज होती है। हाँ भैया, रचनात्मक कहने का आपका आशय क्या हुआ, तो रचनात्मक कहने का आपका जिंसू सिंह आशय हुआ। रचनात्मक हमारा क्या होता है, इस चीज को समझिए। मैं कहीं पर आपको इस चीज को लिख देने का काम करता हूं, वरना आप लोग फंस जाइएगा। रचनात्मक हमारा एक प्रकार से कार्य करने का क्या है, तो कार्य करने का एक प्रकार से हमारा क्या होता है, तो शैली होता है। इस चीज को मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जिंसू जी, रचनात्मक क्या है, तो रचनात्मक हमारा कार्य करने का, कार्य करने का, कार्य करने का शैली है। क्या है, कार्य करने का शैली है। अर्थात एक शिक्षक के तौर पे आप अपने कक्षा कक्ष में क्या करेंगे, तो रचनाशील कार्य करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने कक्षा कक्ष में बच्चों का क्या करेंगे। बस सर इसका रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेगी, जैसे आपको अन्य विषयों का मिलता है, जैसे ही आपकी क्लास समाप्त होगी 4-5 घंटे के बाद आइए। तो रचनात्मक कार्य करने का क्या है, शैली है, जहां पे हम लोग अपने कक्षा कक्ष में बच्चों के आनंद को, जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का काम करते हैं। तो जब आप लोग भविष्य में शिक्षक या शिक्षिका बनिएगा तो आप लोग अपने कक्षा कक्ष में रचनात्मक कार्य कीजिएगा। ऐसा कौन बोलते हैं, तो रचनात्मक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। और रचनाशील मनोवैज्ञानिक कौन है, तो जीन पियाजे है, लेव बाइगोस्की है। कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, जेबी वाटसन हुए, इवान पावलव हुए, बीएफ स्किनर हो गए, ये सब क्या हो गए, व्यवहारवादी हो गए। जहां पे मेहनत करना पड़े, अधिगम शिक्षा, वेरी गुड मुंतजर अंसारी, रूपम कुमारी, बहुत बढ़िया। अर्जन में अचेतन प्रक्रिया होता है और अधिगम में चेतन प्रक्रिया होता है, वेरी गुड गुड़िया कुमारी जी। इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि अधिगम हमारा अपने आप में क्या है, तो अधिगम हमारा अपने आप में एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में हमें मेहनत करना पड़ता है। और भाई अगर हम लोग बात करें अपने अर्जन का, तो ये अपना क्या है, तो एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ऐसे ही तथ्यों को हमें समझने का काम करना है, इसी प्रकार से तथ्यों के साथ में हमें चलने का काम करना है। जिस तरह से हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है, आप एक ही बात पूछ रही हैं अनु जी, आपके क्लास का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन वाले बोलते हैं 24 घंटे के अंदर, परंतु आपके क्लास का रिकॉर्डिंग शायद 3-4 घंटे के अंदर में आ जाता होगा। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको हिंदी पेडागोजी के अंदर में देखने को मिलेगी। यहाँ तक में कोई डाउट, कोई संदेह, कोई परेशानी है तो यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। बाद बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा हैं, भाषा अधिगम भाषा अर्जन में क्या अंतर है, वो सब आपके साथ में इस पीडीएफ में आपका ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। यह क्लास आपका हिंदी का पहला शिक्षण शास्त्र है, इसलिए आपके यूट्यूब पर भी आपका यह क्लास जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से बेहतरीन तरीकों से हर एक थ्योरीज को पूरे टॉपिक वाइज आपके साथ आपका पीडीएफ, आपका होमवर्क, हर चीज हो, इस तरह से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका रामबाण क्लास पेपर 1 का, जहाँ पे आपका बेसिक मैथ और सीटेट क्रैकर है। और अगर आप
बेसिक मैथ में जुड़ चुके हैं या फिर आपका पेडागोजी सही है, आपका मैथ सही है, तो सिर्फ आप एक क्लास में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सीटेट क्रैकर। तो ये आपका हिंदी के शिक्षण शास्त्र का भी वीडियो एक डेमो के रूप में आज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहा था, और बाद बाकी सारी कंटिन्यू क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पर चलती है। क्लास का टाइमिंग आपका शाम को 4 बजे है, और बेसिक मैथ का टाइमिंग क्या है आपका, तो दोपहर में 2 बजे है। और इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर में, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विचारधारा को, जैसे कि हमारे पियाजे साहब हो गए, नोम चॉम्स्की हो गए, उसके अलावा लेब वाइगोस्की हो गए। फिर आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के अंतर को समझते हुए अगले क्लास के बाद हम लोग ये काम कब करेंगे, कल कर लेंगे। और फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दे दूंगा बनाने के लिए, 15 से 20 प्रश्न मैं आपको घर से दे दूंगा होमवर्क के रूप में, जिसे आप अपने घर में बना लीजिएगा। और ये टॉपिक का अपना क्या होगा, इतिश्री रेवा खंडे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। कल वाली क्लास किस फोल्डर में दिखेगा, इस तरह से कंफ्यूजन में मत रहिए। कल वाला क्लास आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का हुआ था, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में दिखेगा। और इतना कहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा पूछने से अच्छा है कि आपका एप्लीकेशन आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। उठाइए अपना मोबाइल, खोलिए अपना एप्लीकेशन और स्वयं से सर्च आउट कर लीजिए। किसी भी फोल्डर में क्लिक कीजिएगा अंबिका जी, तो कोई भी फोल्डर ना ही आपको डांटेगा, ना ही आपको मारेगा, ना ही आपको पीटेगा। तो कहीं भी आप क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, तो कैसा लगा क्लास, आप लोग अपने प्रतिक्रिया को व्यक्त कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो आपका कल भी होगा, तो कल भी हम लोग क्या करेंगे, तो कल भी हम लोग विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक, ये आपका आज का ही था परंतु इस चीज को हम लोग कल देखने का काम करेंगे। नोम चॉम्स्की साहब के बारे में देखेंगे, जीन पियाजे साहब के बारे में देखेंगे, लेब वाइगोस्की देखेंगे, भाषा अर्जन और अधिगम के अर्थों को समझेंगे। और तब हम लोग अपना अपना क्या करेंगे, तो होमवर्क बनाने का काम करेंगे। तो क्लास के साथ कनेक्टेड रहें। पढ़ाई शिद्दत के साथ होती है, मजाक के साथ नहीं होती है। और ये सेम चीज आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आपके होमवर्क का, टेस्ट का, ये सब का आपका ऑप्शंस नहीं है। तो चीजों को थोड़ा सा सक्रिय कीजिए और अपने विचारधारा को बदलिए। जो आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो लाख 1.5 लाख रुपया आप लोग कॉलेज में फीस भरते हैं, वहां से कुछ नहीं सीखते हैं, और जहां सीखने की बात हो वहां पे आपको महंगा लगता है, राइट। चलिए, वेरी गुड, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।